हेलो वन, क्या हालचाल? बढ़िया। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस। तो बच्चों आइए हमारे साथ। और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, काफ़ी अच्छा बेहतरीन टॉपिक्स है जो कई बार हमारे बोर्ड्स एग्जाम में, साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम के साथ साथ बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जिसको हम लोग आज स्टडी करेंगे। आइए हमारे साथ जुड़िए और हम आज स्टडी करते हैं सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस। उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, फटाफट आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, केमिस्ट्री क्लासेस बाय एम के मिश्रा। और अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर करनी है सबों तक हमारा लेक्चर वीडियोज पहुंच सके। तो बच्चों चलिए हम आते हैं। नोट करो हमारे साथ, नोट करेंगे, लिखेंगे सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस। सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस, ठीक है। देखिए बच्चों, पहली बात ये होती है सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस होता क्या है। पहली बात हम लोग पढ़ चुके हैं कैटालिसिस क्या होता है। कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, जो किसी भी रिएक्टेंट को उसको कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट में। जब किसी कैटलिस्ट के सरफेस पे रिएक्टेंट आता है तो वो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तो वहां पे बात आती है कि सेलेक्टिव, उसका कैटलिस्ट का नेचर कैसा होना चाहिए, सेलेक्टिव। यानी कि कहने का अर्थ होगा कि अब देखिए, अगर आप रिएक्टेंट एक ही है, रिएक्टेंट है, लेकिन वो उस पर कैटलिस्ट का हम लोग कैसा सिलेक्शन करेंगे। अगर अलग अलग कैटलिस्ट का यूज करेंगे तो वहां पर क्या बनेगा, डिफरेंट बनेंगे प्रोडक्ट। तो कैटलिस्ट का सिलेक्शन भी होना जरूरी है कि आप किसी पार्टिकुलर रिएक्शंस के लिए कौन सा कैटलिस्ट का सिलेक्शन कर रहे हैं, कैसा हम लोग यूज कर रहे हैं कैटलिस्ट का। वो तो हुआ सिलेक्शन नेचर, हुआ उसका सेलेक्टिविटी हुआ। अगर कैटलिस्ट का सिलेक्शन किया पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए, वही कैटलिस्ट हम यूज करेंगे तो वो उस कैटलिस्ट का शेप क्या होगा, शेप भी पर डिपेंड करेगा ना। कि अगर हम लोग माना कि सपोज दैट किसी भी पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए मैंने आपको जो है ना पार्टिकुलर कैटलिस्ट का यूज किया, तो जब पार्टिकुलर का यूज किया तो वो सेलेक्टिव हो गया। सेलेक्टिव मींस क्या, सिलेक्शन कर लिया। तो जब सिलेक्शन कर लिया पार्टिकुलर कैटलिस्ट का, तो उस कैटलिस्ट का शेप कैसा होगा, शेप पर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। कैटलिस्ट के हिसाब से जो कैटलिस्ट का साइज है, जो रिएक्टेंट का साइज है, रिएक्टेंट के साइज के अकॉर्डिंग कैटलिस्ट का भी शेप होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि कैटलिस्ट का शेप ज्यादा से बड़ा है या छोटा है और रिएक्टेंट उस साइड में फिट नहीं कर रहे हैं, रिएक्टेंट उसके साइड में आके फिट नहीं हो पा रहा है, तो रिएक्शन होगा ही नहीं, रिएक्शन नहीं होगा। तो बच्चों इसको हम लोग कैसे नोट करेंगे, लिखिएगा, लिखेंगे द कैटालिटिक रिएक्शन which depends upon the pore structure of catalyst and shape of reactant और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है, इज कॉल्ड सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस, ठीक है। नोट कीजिए, अब तक नोट कीजिए, नोट कर लिया। तो बच्चों यहां पे सिंपल है कि द कैटालिटिक रिएक्शन व्हिच डिपेंड्स अपॉन द पोर स्ट्रक्चर। पोर मतलब क्या होता है, पोर का मतलब होता है छिद्र, साइज होता है, यानी कैटलिस्ट के कैसा स्ट्रक्चर है, कैसा उसका शेप है। तो कैटलिस्ट के शेप को बोलेंगे पोर। पोरस मींस होता है छिद्र, बारीकी छिद्र होता है जिस पर रिएक्टेंट आगे क्या होते हैं, एडजॉर्ब हो जाते हैं। उस पोरस क्या होता है ना, स्ट्रक्चर पे क्या होता है ना, कैटलिस्ट सतह पे आके एडजॉर्ब हो जाते हैं और फिर आप रिएक्टेंट को फिर क्या करता है, आपको कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट में। तो कैटलिस्ट का सरफेस पोरस है, उस पोरस सरफेस पे रिएक्टेंट क्या होगा, एडजॉर्ब होगा
और जब एडजॉर्ब होगा रिएक्टेंट तो फिर उस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। आई बात समझ में? तो हमारा रिएक्टेंट का जो शेप है या जो प्रोडक्ट का शेप है उस पर डिपेंड करेगा, साथ ही साथ कैटलिस्ट के किस स्ट्रक्चर पर, देखो यहाँ पे पोर पर, किस पर? पोर। एंड कैटलिस्ट का जो नेचर है वो होगा पोरस। पोरस का मतलब होता है बारीकी, छिद्र, यानी कैटलिस्ट के सरफेस पे क्या होगा? ऐसा छिद्र होगा, स्पोर होगा, जिसपे रिएक्टेंट आकर क्या हो जाएंगे? हाँ, एडजॉर्ब हो जाएंगे। एडजॉर्ब होगा तो फिर वो क्या बनाएगा? आपका उसको ब्रेक करेगा प्रोडक्ट में। चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए बच्चों। इसका एग्जांपल होते हैं जियोलाइट्स। हम लोग हैं जियोलाइट्स। जियोलाइट्स आर गुड shape selective catalyst। जियोलाइट जो होते हैं बच्चों, ये एक अच्छा क्या होते हैं? शेप सेलेक्टिव का एग्जांपल होते हैं कैटलिस्ट का। जियोलाइट टाइप कितने बार पूछा गया है, जियोलाइट्स होता क्या है? आप याद रखो, जियोलाइट जो होते हैं ना, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट का एग्जांपल। अब जियोलाइट का कैसा होता है स्ट्रक्चर? जियोलाइट वर्क करता है एज ए कैटलिस्ट की तरह, कैटलिस्ट ही होता है जियोलाइट, ठीक है। तो चलिए हमारे साथ देखिए, आइए हम लोग नोट करते हैं, ठीक है। नोट करें यहां तक, चलिए नोट कर लिए। चलिए किया है चलिए पढ़ाई कर नहीं। तो बच्चों हम लोग आ रहे थे जियोलाइट्स पे। जियोलाइट होता क्या है देखिएगा। ये बच्चों जियोलाइट्स का कैसा होता है स्ट्रक्चर, हम लोग हेडलाइन देंगे यहाँ पे और लिखेंगे जियोलाइट्स। जियोलाइट होता क्या है, चलिए आइए। ये बच्चों लोग पहली बात करेंगे जियोलाइट्स। देखिए बच्चों, जियोलाइट्स का जो होता है स्ट्रक्चर, ये होता है हनीकॉम्ब। कैसा होता है? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। मधुमक्खी का छत्ता देखा है? बस मधुमक्खी के छत्ते की तरह जाल होता है। अब देखो बच्चों का हम बात करेंगे, जैसे कि बच्चों हमारे पास सपोज हाँ इस टाइप का है, ठीक है, ठीक है। वैसा जी क्या कर रहे हो आप? हाँ जी, हम तो कर रहे हैं, जो करना चाहिए था वो कर रहे हैं बेटा, जो करना चाहिए था वो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों आ जाइए हमारे साथ, ठीक है। तो बच्चों कहने का ये हुआ, आप जो गौर कीजिएगा इस पर, देखिएगा। तो हम लोग बात करें अगर शेप सेलेक्टिव का, तो कहने का कुछ ऐसा ही होता है स्ट्रक्चर। अब देखिए इसमें अगर मान लीजिए ये पोर आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, इसका छिद्र है, तो पोरस क्या होता है? छिद्र होता है इस टाइप का। अब देखिए अगर कोई रिएक्टेंट आ रहा है, क्या आ रहा है? अगर कोई रिएक्टेंट आ रहे हैं, ये क्या है? हमारे कैटलिस्ट का सरफेस है। ये क्या है? हमारे कैटलिस्ट का सरफेस है। इसमें पोरस बना हुआ, बाकी क्या है? छिद्र है। सब में क्या है? आपका पोरस है, छिद्र है। जब कोई रिएक्टेंट आएगा तो रिएक्टेंट क्या होंगे ना, अब रिएक्टेंट का देखो बात ये होती है कि अगर कोई रिएक्टेंट है तो उस रिएक्टेंट का शेप भी होगा ना। अब उस रिएक्टेंट का अगर शेप इसके शेप से अगर ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो इसमें तो फिट नहीं करेगा, या अगर रिएक्टेंट का अगर शेप इससे अगर छोटा हो, काफी छोटा हो जाएंगे, इसमें आ जाएंगे बहुत छोटा, तो एडजस्टेबल होना चाहिए। रिएक्टेंट का जो शेप है वह कैटलिस्ट के शेप के एडजस्टेबल, जितना बड़ा कैटलिस्ट का शेप है, इसमें आया, इसमें आया, इसमें आया ना, आगे क्या होगा? सरफेस का क्या हो गया? आगे क्या होगा? आपका रिएक्टेंट आके एडजॉर्ब हो गया। तो कैटलिस्ट के जो शेप है, इसी बोलते हैं शेप सेलेक्टिव। ये कैटलिस्ट का सरफेस हुआ, इसका शेप कैसा होगा बताओ? अगर इस शेप में आके रिएक्टेंट आके एडजॉर्ब हो गया तो रिएक्शन होगा, उस रिएक्टेंट से क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो कहने का तो रिएक्टेंट के शेप पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसको बोलते हैं पोरस, यही बोलते हैं पोरस, छिद्र होता है, इसमें बारीकी छिद्र होते हैं, इसमें रिएक्टेंट क्या होता है? इसकी सतह पे आके एडजॉर्ब हो जाते हैं।
तब फिर आपको फिर उस रिएक्टेंट को क्या होता है हम लोग प्रोडक्ट में तोड़ते हैं, उसको हम लोग प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ध्यान रखना कि अगर रिएक्टेंट का शेप, अगर रिएक्टेंट का आकार इस पोरस स्ट्रक्चर से ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर इसमें फिट नहीं करेगा, इस कैटलिस्ट के सरफेस में वो एडजस्ट नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगी। तो एडजस्टेबल रिएक्टेंट का शेप होना चाहिए। अब एडजस्टेबल रिएक्टेंट का शेप है, इसके अंदर में आया, फिट कैटलिस्ट के सरफेस पे आया, एब्जॉर्ब हुआ, फटाफट क्या करेगा, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। अब देखो जियोलाइट बड़ा कैसे होता है, इसका तो आकृति, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, मधुमक्खी का छत्ता। अब देखिए लिखेंगे इट इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनोसिलिकेट, मेड अप ऑफ थ्री डायमेंशनल क्या होता है आपका एल्यूमिनोसिलिकेट, सॉरी एल्यूमिनोसिलिकेट्स। ये किसका बना होता है, एल्यूमिनोसिलिकेट, एल्युमिनियम ऑक्सीजन सिलिकॉन, इसको लिख सकते हैं ना, एल्युमिनियम ऑक्सीजन सिलिकॉन। इसका क्या होता है, एक जाल होता है। इस स्ट्रक्चर में जो कैटलिस्ट का सरफेस है, इस कैटलिस्ट में एल्युमिनियम ऑक्सीजन सिलिकॉन, एल्युमिनियम ऑक्सीजन सिलिकॉन, एल्युमिनियम ऑक्सीजन सिलिकॉन, एल्युमिनियम ऑक्सीजन सिलिकॉन, इसका क्या होता है, नेटवर्क जाल होता है। आई बात समझ में? कोई पूछेगा जियोलाइट सर जी जो बना होता है केमिकली वो क्या होता है, तो वो थ्री डायमेंशनल एल्यूमिनोसिलिकेट होता है, एल्युमिनियम ऑक्सीजन सिलिकॉन। इसका थ्री डायमेंशनल एक 3D जाल बन जाता है, जिसके सतह पर बारीकी क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। उस छिद्र में रिएक्टेंट आके एब्जॉर्ब होता है और उसके बाद क्या होता है, वो प्रोडक्ट में धीरे धीरे कन्वर्ट होता है। आई बात समझ में? नोट कर लो इसको, नोट कर लो इसको, ठीक है, ठीक है। तो थ्री डायमेंशनल एल्यूमिनोसिलिकेट का बना होगा, ठीक है। अब देखेंगे आजकल हम लोग इसका इस्तेमाल लिखोगे, इसमें बच्चों नोट करेंगे एक चीज आप देखिएगा, लिखोगे कि इट इज यूज्ड इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, इसका इस्तेमाल हम लोग कहां करते हैं, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, फॉर क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब याद रखेंगे हाइड्रोकार्बन को तोड़ने के लिए, देखिए हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन कच्ची तेल, क्रूड ऑयल होते हैं जो अर्थ से प्राप्त होते हैं, अर्थ क्रस्ट से। तो वो क्रूड ऑयल हाइड्रोकार्बन, उस हाइड्रोकार्बन देखिए उसको तोड़ता है पेट्रोल में, डीजल में, गैसोलीन में, हाँ बहुत सारा होता है प्रोडक्ट, अल्कोहल में, हाँ। तो कहने का मतलब कि हाइड्रोकार्बन जो क्रूड ऑयल होते हैं उसको ये जियोलाइट करता क्या है, स्मॉल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। अब हाइड्रोकार्बन से बहुत कुछ बन सकता है, हाइड्रोकार्बन टूटेगा, इस पर जियोलाइट काम करेगा, तो इसको तोड़ेगा पेट्रोल में, कभी डीजल में, हाँ इस सब आपको तोड़ता है। तो कहने का क्या होता है ना कि हाइड्रोकार्बन के क्रैकिंग में होता है तोड़ना। हाइड्रोकार्बन को ब्रेक करने के लिए हम लोग जियोलाइट का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। आजकल जो यूज हो रहा है ना जियोलाइट का नाम है, आप याद रखिएगा, एग्जाम की तरह पूछा गया क्वेश्चन है, हमारे नीट एग्जाम में पूछा कितना बार क्वेश्चन पूछे गए हैं बताइए। जियोलाइट्स कुछ ऐसे कॉमन एग्जांपल जियोलाइट हैं बच्चों, आपको अगर याद रहेगा तो याद रखना, ZSM5 क्या है आपका, ZSM5 जो है ये कॉमन एग्जांपल है किसका, जियोलाइट्स का। ZSM5 का इस्तेमाल होता है आजकल, याद रखिए कितने बार पूछा क्वेश्चंस में, एग्जाम्स में आते हैं कि ZSM5 जो होते क्या होते हैं, याद रखना ये जियोलाइट्स का एग्जांपल्स है। और इस ZSM5 का इस्तेमाल होता है क्रैकिंग ऑफ, यानी कि ये आपको हम लोग तोड़ते हैं, हाइड्रोकार्बन को ब्रेक भी तो करते ही हैं, लेकिन इससे होता क्या है, इसे हम लोग क्या करते हैं। आई बात समझ में, आई बात समझ में। अब ये ZSM5 का इस्तेमाल कहां होता है, तो ZSM5 से क्या यूज करते हैं, तो याद रखना अल्कोहल को तोड़ते हैं आपको पेट्रोलियम में। तो बच्चों याद रहे क्वेश्चन, तो याद रखना कि ZSM5 का हम लोग कहां इसका इस्तेमाल होता है, ये इसका फंक्शन क्या होता है। ZSM5 है क्या, तो जियोलाइट्स का एक बेहतरीन एग्जांपल्स है,
और ये ZSM5 का हम लोग कहाँ होता है? तो बच्चों ZSM5 इसका यूज होता है बच्चों कन्वर्सन ऑफ, याद रखेंगे हमारे साथ, कन्वर्सन ऑफ क्या चीज? अल्कोहल। हाँ, अल्कोहल इंटू गैसोलीन, याद रखना कि अल्कोहल को गैसोलीन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ZSM5 का यूज करते हैं। ये हमारे कॉमन जियोलाइट्स का एग्जांपल है ZSM5। ये आपको सेफ सिलेक्टिव होता है कैटालिसिस ZSM5, और इसका इस्तेमाल होता है अल्कोहल से गैसोलीन प्राप्त करने। यानी गैसोलीन मतलब क्या होता है? पेट्रोल। क्या होता है? पेट्रोल होता है, इसी को हम लोग गैसोलीन कहते हैं। तो अल्कोहल से क्या बन जाता है? अल्कोहल को जब तोड़ते हैं तो उससे गैसोलीन यानी पेट्रोल बन जाता है बच्चों। ये हमारा ZSM5 का फंक्शन है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ लिए सेफ सिलेक्टिव कैटालिसिस। कौन सा कैटलिस्ट, कैसा कैटलिस्ट होना चाहिए? शेप पर डिपेंड करता है। जिस कैटलिस्ट के शेप पर अगर रिएक्टेंट आके एडजॉर्ब हो गया, उसमें फिट कर गया, तो फिर वो उससे क्या होगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अगर कैटलिस्ट के सरफेस पे फिट नहीं हुआ रिएक्टेंट, तो रिएक्शन नहीं होगी, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। उसी को बोलते हैं सेफ सेलेक्टिव। यानी कैटलिस्ट का पहले सिलेक्शन होना चाहिए। जब कैटलिस्ट का सिलेक्शन हो गया पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए, तो फिर उसका शेप पर भी मायने रखता है, उसका शेप कैसा होना चाहिए उस शेप में, ताकि रिएक्टेंट भी आके ट्रैप हो जाए, फंस जाए और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में टूटे। तो चलिए, आज का और लेक्चर्स यहाँ पे एंड होता है। आप फटाफट नोट कर लिए। तो बच्चों, हम लोग मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर्स में, नेक्स्ट वीडियोस में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अपने घरों में हैं, सुरक्षित हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियोस, नेक्स्ट लेक्चर फिर हम लेके आ रहे हैं, घबराना मत। और बहुत जल्दी ही ये हमारा चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री एंड होने वाली है, एंड हो रही है। फिर हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर। तो घबराना नहीं है, 1 बाय 1 करके मैं सारे चैप्टर्स को आपके सामने लाऊंगा। आप पढ़िए, मन लगाकर सिर्फ आपको पढ़नी है, ठीक है। चलिए, बाय।